तुम ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में एक दिन भी नहीं रुके और तांग सांड की होने वाली मां को ही पटाकर ले भागे। 10 लाख साल की ब्लू सिल्वर एम्पेयर का रूप धारण किए अयन तुम्हारे सिस्टम से दिए गए डैशिंग चेहरे को देखकर शर्मा गई और उसके सिर से धुआं निकलने लगा। तुमने उसे बस इतना कहा, चलो तुम्हें बाहर घुमाकर लाता हूं, और उसने बिना एक पल सोचे तुम्हारा हाथ कसकर थाम लिया। तुम अयन को तियांडो रॉयल सिटी के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में ले गए। मेज पर रखी 1000 साल पुरानी अर्थ ड्रैगन स्पाइन और गोल्डन फिश मिल्क को देखकर वह पूरे आधे घंटे तक उलझन में रही कि पहले क्या खाए। तुमने बिना कुछ सोचे फिश मिल्क का एक टुकड़ा उठाया और सीधा उसके मुंह में ठूंस दिया, और वह वहीं ढेर हो गई। रात को अय्यन ने तुम्हारी 1000 साल पुरानी सोल वाइन चुपके से पी ली और इतनी टुल हो गई कि सीधे तुम्हारे बिस्तर में आकर सो गई। अगले दिन जब तुम्हारी आंख खुली तो दोनों में से किसी से भी बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। तुम बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गए, एक लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, तांघाओ, जैसे बुढ़े के पास अब जिंदगी भर कोई मौका नहीं है। तुमने तो पहले ही सिस्टम स्टोर में 2 मीटर लंबी एक ढाकड़ औरत ढूंढ ली थी ताकि भविष्य के तांग सांड को एक पूरा बचपन दिया जा सके। लेकिन तभी खिड़की के बाहर से तुम्हें एक बहुत ही पहचानी हुई आवाज सुनाई दी और अचानक सिस्टम की 5 लगातार नोटिफिकेशन बज उठी। बधाई हो होस्ट, 9,90,000 साल की सोल रिंग सोखने के बाद आपकी आत्मा की शक्ति पूरे शरीर में भर गई है। आपने अपने सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स को मैक्स लेवल पर पहुंचा दिया है। गॉड लेवल सिस्टम हाथ में होने के कारण तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। हालांकि सिस्टम किसी का फेवर या अट्रैक्शन अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता था, बस उसे लॉक या कम कर सकता था। बिबी डोंग का तुम्हारे प्रति फेवर 80% तक पहुंच चुका था, जो तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। तुम दोनों एक दूसरे को जूनियर और सीनियर कहते थे और अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर सोल थ्योरी और देश चलाने की रणनीतियों पर चर्चा करते थे। तुम अपनी पिछली जिंदगी में इतिहास और डॉलो डालू के बारे में सब जानते थे, इसलिए हर बातचीत में मिसालें दिया करते थे। बेबी डोंग शांति से तुम्हारी बातें सुनती और कभी कभी अपने अनोखे विचार रखती। तुम अच्छी तरह जानते थे कि बेबी डोंग की जिंदगी दुखों से भरी रही है। जिस जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ दर्द था। तुम्हारे दिल में उसकी मदद करने का ख्याल तो था, लेकिन शुरुआती दिनों में तुम्हारे पास न ताकत थी और न ही अधिकार, और ऊपर से पीठ पीछे लगातार निगरानी रखती आंखें तुम्हें हर पल सतर्क रखती थीं। तुम्हें दूरी बनाकर रखनी थी। अपनी क्षमता के हिसाब से मदद कर देना ही तुम्हारी हद थी। बेवजह गहरा रिश्ता जोड़ना सिर्फ अपने लिए मुसीबत मोल लेना था। तुम स्पिरिट हॉल में 11 साल तक रहे और वहां कुआन शूंजी वैसा क्रूर या नीच इंसान नहीं था जैसा कि तुमने किताबों में पढ़ा था। स्पिरिट सिटी के पोप पैलेस के अंदर चियान शूंजी बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी और सौम्यता थी। उसने घुटनों पर बैठी लड़की की तरफ देखा और कहा, डोंगेर, आज यहां किस सिलसिले में आना हुआ? बेबी डोंग ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसके हसीन चेहरे पर जिद्दीपन और गिड़गिड़ाहट साफ झलक रही थी। मास्टर, मैं बस ये जानना चाहती हूं कि फू ये पिछले 6 महीने से कहां गायब है? फू ये 6 महीने बीत जाने के बाद भी क्या तुम सच में उस लड़के के प्यार में पड़ गई हो जिसकी पैदाइशी स्पिरिट पावर सिर्फ लेवल 6 थी? चियान शुंजी की आंखों में कोई डांट या डांट फटकार नहीं थी, बस एक अफसोस था। बेबी डोंग के गले में शब्द अटक कर रह गए। वह कुछ भी सफाई न दे सकी। चियान शुंजी धीरे धीरे आगे बढ़ा और पूरे हॉल में उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। फू, ये का हुनर और उसका किरदार दोनों ही काबिले तारीफ थे। यहां तक कि मैं भी उसकी इज्जत करता था। लेकिन अफसोस, ठीक 15 मिनट पहले वह मारा जा चुका है। ये ठंडे शब्द बेबी डोंग के कलेजे के पार हो गए। मास्टर, आप जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसका खुद पर से काबू छूट गया और वह बुरी तरह कांपने लगी। यही सच है। उसकी पूरी कल्टीवेशन छीन ली गई और उसकी लाश का एक टुकड़ा तक नहीं बचा, चियान शुंजी ने कहा। बेबी डोंग ने वही जुमला बार बार दोहराया और उसके पैर जमीन पर से उखड़ गए। वह वहीं फर्श पर ढह गई। कुछ ही पलों में उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा तैरने लगा। वह अभी कुछ पूछने ही वाली थी कि चियान शुंजी ने बात काटते हुए पहले ही कह दिया, उसे मारने वाला कोई और है। वह नीचे झुका और उसने बेबी डोंग के पीले पड़े गालों पर अपना हाथ रखा। उसकी आवाज में एक पछतावा था। मैं उसे बचा नहीं सका, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। यह सचमुच एक कीमती हीरा था, लेकिन तुम दोनों का रास्ता कभी एक नहीं हो सकता था। तुम्हारे भले के लिए मुझे यह सब अनदेखा करना पड़ा। उम्मीद है तुम मेरी इस गर्ज और मजबूरी को समझोगी। यह कहते ही चियान शुंजी खड़ा हो गया। उसकी आंखों की सौम्यता पल भर में गायब हो गई और पूरे हॉल में उसकी हैबत और रसूख का दबाव छा गया। ये का गायब होना हॉल के अंदर के कई राजकों से जुड़ा है। अब ये पूरा मामला मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। इससे जुड़े सारे कागजात और सबूत जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचा दिए जाएंगे ताकि तुम इससे सबक ले सको और खुद को और निखार सको। उसका साया हवा में गायब हो गया। अब हॉल में सिर्फ बेबी डोंग फर्श पर बेबस पड़ी रह गई थी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और बेबी डोंग के दिल में नफरत का सैलाब उमड़ पड़ा। बीते दिनों की हर एक याद उसकी आंखों के सामने किसी सपने की तरह तैरने लगी। सीनियर, लगातार मेहनत करने से ही किस्मत बदलती है। सीनियर, जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। सीनियर, आज के खाने का बिल मेरी तरफ से। सीनियर, हर वक्त चेहरा इतना तना हुआ मत रखा कीजिए। दिमाग शांत रहेगा तभी साधना लंबी चलेगी। पहले वह फूये को बस अपना एक आम साथी मानती थी, लेकिन जब वह पिछले 6 महीनों से गायब हुआ, तब जाकर बेबी डोंग को अपने सीने में एक अजीब सी वीरानी और खालीपन का एहसास हुआ।
उसने फू ये के पुराने दोस्तों से दर बदर भटक कर पूछताछ की थी, लेकिन सब यही कहते रहे कि वह स्प्लिट हॉल छोड़ चुका है। उन सब की बातों में ढेरों खामियां थीं, फिर भी बीबी डोंग को कोई पक्का सुराग नहीं मिल सका था। अब उसके शरीर से एक बर्फ सी ठंडी और किलिंग इंटेंट फूट पड़ी। 6 सोल रिंग्स, 2 पीली, 2 बैंगनी और 2 काली, उसके चारों तरफ तेजी से घूमने लगीं। फू, ये जिसने तुमसे सच छुपाया है और तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, मैं उन सबको चुन चुनकर जहन्नुम में भेजूंगी। ये कहते ही उसकी परछाई हवा में ओझल हो गई। उसके जाते ही हॉल के एक पत्थर के खंभे के पीछे से क्वीन शूनजी धीरे धीरे बाहर निकला। उसने एक लंबी और बेबस सी सांस छोड़ी। डोंगेर, तुम मेरी सीधी शिष्या हो और इस स्प्रिट हॉल का चेहरा हो। काश तुम मेरी इस मजबूरी और निष्ठा को समझ पाती। फूये और बीबी डोंग के बीच हमेशा एक मर्यादा थी। फूये उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता था। यही वजह थी कि चियान शुंजी ने इतने वक्त तक उस पर हमला नहीं किया था। उसका असल प्लान तो फूये को तियांडो एम्पायर में किसी ऊंचे पद पर भेजने का था, ताकि उसकी कल्टीवेशन बढ़ते ही उसे वाइस पोप बना दिया जाए। इस तरह दोनों अलग भी हो जाते और बीबी डोंग बिना किसी भटकाव के अपनी साधना पर ध्यान दे पाती। लेकिन यू शियाओगांग ने बाजी मार ली और चियान शुंजी से पहले ही फू ये को नुकसान पहुंचा दिया। चियान शुंजी को इस पूरे खेल का पल पल का सच पता था। उसने जानबूझकर यह सब अनदेखा किया ताकि बीबी डोंग के दिल से प्यार का यह धागा हमेशा के लिए टूट जाए और वह पूरी तरह स्प्रिट हॉल को संभालने में जुट जाए। वैसे भी यू शियाओगांग ने स्प्रिट हॉल की रिसर्च चोरी करके अपने नाम से छपवाई थी और बीबी डोंग पर भी नीयत बिगाड़ रहा था। चियान शुंजी की नजर में वह पहले ही एक जिंदा लाश बन चुका था। बस ब्लू डेविल टायरेंट ड्रैगन फैमिली के डर से वह खुद उस पर हाथ नहीं डाल रहा था। अब सारे सबूत और कागजात बीबी डोंग के हाथ में सौंपकर वह यू शियाओगांग का काम तमाम करने का रास्ता साफ कर रहा था। गवाह और सबूत दोनों पुख्ता थे। अगर बीबी डोंग सबके सामने यू शियाओगांग की गर्दन भी उड़ा देती तो उसका बाप यू युआन जेन भी उंगली नहीं उठा पाता। ये सोचते ही चियान शुंजी के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान आ गई। फू ये की मौत भले ही अफसोसजनक थी, लेकिन इसके बदले यू शियाओगांग जैसी मुसीबत खत्म हो रही थी और बीबी डोंग का मोह भंग हो रहा था। यह सौदा हर तरह से फायदे का था। उधर दूसरी तरफ ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट की गहराइयों में बैठे तुम्हें स्प्रिट हॉल के इस ड्रामे की रत्ती भर भी खबर नहीं थी। तुम बड़े आराम से पेड़ की छांव में बैठे अपने सिस्टम टास्क पैनल को निहार रहे थे। तुमने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने गॉड लेवल चीट सिस्टम की डिटेल्स पर नजर डाली। होस्ट फू, ये उम्र 18 साल, लेवल 99 रैंक, क्वासी गॉड, लेवल लॉक्ड, से लुक डिवाइन ब्यूटी। पहला स्पिरिट ओवरसे डिवाइन स्वॉर्ड्समैन, एक योद्धा और 9 तलवारें जिनमें 9 अल्टीमेट एट्रीब्यूट्स शामिल हैं। 9 लाल रंग की 9,90,000 साल पुरानी सोल रिंग्स। दूसरा स्पिरिट ड्रैगन गॉड, निर्माण, विनाश, 6 एलिमेंट्स, स्पेस और कियोस की मूल शक्तियों का मालिक। 9 लाल रंग की 9,90,000 साल पुरानी सोल रिंग्स, स्पिरिट पावर 9,999 स्पिरिट। डोमेन की चरम सीमा मैक्स लेवल, लॉक्ड फिजिक 100 मैक्स वैल्यू, मैक्स लेवल, लॉक्ड गॉडेस फेवर। लिस्ट बेबी डोंग 80% प्यार की शुरुआत। इसे लॉक किया जा सकता है ताकि फेवर कभी कम ना हो। सिस्टम स्टोर नाम टाइप करते ही डॉलो वर्ल्ड की कोई भी चीज तुरंत हासिल की जा सकती है। हिडन फीचर्स, सोल बीस्ट के शिकार पर 100% सोल बोन ड्रॉप। लक हमेशा 100% फुल। सिस्टम की क्षमताएं बेहद खतरनाक थीं। स्पिरिट लॉक होने के बाद बदला नहीं जा सकता था, इसलिए तुमने सीधे डिवाइन स्वॉर्ड्समैन को मैक्स क्वालिटी पर सेट किया और दूसरे स्पिरिट के रूप में दबंग ड्रैगन गॉड को चुना। सिस्टम ने तुम्हारी कल्टीवेशन को 99 रैंक क्वासी गॉड पर पूरी तरह स्थिर कर दिया। 9,90,000 साल की 9 सोल रिंग्स से लैस ड्रैगन गॉड के दम पर तुम पहले ही गॉड पोजीशन को छू चुके थे। तुमने मुड़कर पास के एक पुराने पेड़ की तरफ देखा जो नीले सुनहरे लताओं से घिरा हुआ था। तुम्हारी आंखों की दिव्य दृष्टि ने पल भर में सब कुछ आर पार देख लिया। अब और छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। उस पुराने पेड़ के पीछे से एक नीले सुनहरे रंग की सुडौल परछाई बाहर निकली। उसकी चाल बेहद खूबसूरत और नाजुक थी। उसके सामने आते ही आसपास की सारी ब्लू सिल्वर ग्रास का रंग फीका पड़ गया। तुम्हें मेरे यहां होने का पता कब चला? सामने खड़ी औरत को ध्यान से देखते ही तुम तुरंत पहचान गए। ये तांग, सांड की सगी मां, 10 लाख साल पुरानी ब्लू सिल्वर एम्पेरर का इंसानी रूप अयन थी। उसके पीछे ब्लू सिल्वर एम्पेरर की एक साफ और विशाल परछाई तैर रही थी। कैरेक्टर इन्फो, नाम अयन, असली पहचान 10 लाख ईयर ब्लू सिल्वर एम्परर, कल्टीवेशन लेवल 65, सोल स्किल्स, एंडलेस लाइफ, लार्ज स्केल ब्लू सिल्वर डोमेन, डोमेन टेलीपोर्टेशन, ओन नल मैनिफेस्टेशन। अयन धीरे धीरे चलकर आगे आई। नीले सुनहरे लताओं के सहारे उसके नंगे पैर जमीन पर टिके। तुम्हारी ताकत का यह बदलाव बहुत अजीब है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम सिर्फ एक सोल ग्रैंडमास्टर थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन का अंदाजा तक नहीं लगा पा रही हूं। कहीं तुम इंसान तो नहीं हो? अयन ने घबराकर तुरंत अपने हाथ हिलाए। मैं इंसान ही हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। असल में यह पूरा जंगल उसका अपना इलाका था, इसलिए वह तुमसे डर नहीं रही थी। वह तो बस तुम्हारे खूबसूरत और कातिलाना चेहरे पर फिदा होकर चुपके से तुम्हारे थोड़ा और करीब आना चाहती थी। चलो, अब तुम्हें और परेशान नहीं करता।
तुम्हारी मुस्कान खिली। शुक्रिया कि तुमने थोड़ी देर पहले मेरी साधना में खलल नहीं डाला। अब मैं यहां से निकलने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर वही सिस्टम से मिला सम्मोहन और कातिलाना खिंचाव चमक रहा था। तुम्हारा बेमिसाल और कातिलाना रूप देखकर अयेन के दिमाग में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। उसके दिल में एक जंग सी छिड़ गई। वैसे तो ज्यादातर इंसान मतलबी और बुरे होते हैं, लेकिन सामने खड़ा यह शख्स इतना खूबसूरत है कि इससे जुदा होने का दिल ही नहीं कर रहा। जैसे ही तुम जाने के लिए मुड़े, अयिन घबराकर बोल उठी। उसी पल उसके सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी बहुत तेजी से भागने लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन अयिन का फेवर, 30% अयिन का फेवर, 50% अयिन का फेवर, 65% अयिन का फेवर, 75% दिल दे बैठी। कहा क्या? क्या मैं भी आपके साथ बाहर घूमने चल सकती हूं? अयिन ने धड़कते दिल से पूछा। तुमने अपने कदम रोके और मुड़कर देखा। तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? अयिन की आंखों में एक मासूम सा कौतूहल और उत्सुकता थी। उसकी यह बेदाग रंगत देखकर तुमने पक्का इरादा कर लिया कि तांग हाओ को इस मासूम के आसपास भी भटकने नहीं दोगे। तांग हाओ के लिए तो भविष्य में 2 मीटर लंबी एक ढाकड़ औरत तय की जाएगी, ताकि तांग सांड को एक सुरक्षित और पूरा बचपन मिल सके। तुम जिक्सियांग पावेलियन के दरवाजे पर आकर रुक गए। ये रेस्टोरेंट मेरे नाम पर है, चलो अंदर चलकर कुछ लज्जीज खाना खाते हैं। अयिन ने बिना एक पल घमाए तुम्हारा हाथ कसकर थाम लिया और बिल्कुल चिपक कर तुम्हारे पीछे चलने लगी। यह जिक्सियांग पावेलियन तुमने 13 साल की उम्र में खरीदा था। उस वक्त तुमने एक अधूरी बनी इमारत को सस्ते दाम में लिया, उसे मॉडर्न लुक दिया और शहर के सबसे जबरदस्त शेफ काम पर रख लिए। तुमने एक अनोखा प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम लागू किया। कमाई का 20% रसोई के स्टाफ को, 10% काउंटर और वेटर्स को, और बाकी 70% सीधे तुम्हारी जेब में। इस जबरदस्त हिस्सेदारी की वजह से सारे कर्मचारी दिल लगाकर काम करते थे। तुम्हारा पूरा सोशल नेटवर्क और मेल जोल इसी रेस्टोरेंट के खर्च से चलता था। स्प्रिट हॉल के बड़े बड़े अफसर भी तुम्हारे एहसानमंद थे। यू शियाओगांग ने 2-3 सालों तक तुम्हें दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह तुम्हारी नींव तक को हिला नहीं सका। तुम्हें जो 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा गया था, वह भी यू शियाओगांग की ही साजिश थी। उसने दूसरों को रिश्वत देकर स्पिरिट हॉल छोड़ने के फर्जी दस्तावेज बनवाए और एचआर डिपार्टमेंट में जमा करा दिए थे। हालांकि तुम अब भी उसकी जान नहीं लेना चाहते थे। इतने सालों की दुश्मनी का हिसाब उसे सीधे मारकर छूटता करना बहुत आसान मौत होती। फिलहाल तो तुम बस पेट भरकर खाना खाना चाहते थे। तुमने 1000 ईयर अर्थ ड्रैगन स्पाइन और गोल्डन फिश मिल्क जैसी नायाब और कीमती चीजें निकाली और वेटर शाओ ली को थमा दी। किचन में कहो कि इसे पूरे दिल से पकाएं और मेरे पुराने फिक्स टेबल पर लगाएं। शाओ ली ने तुम्हारी आवाज सुनते ही तुम्हें पहचान लिया। फिर उसकी नजर तुम्हारे बाजू से लिपटी अय्यन पर पड़ी और वह हैरान रह गया। जो तुम्हारा काम नहीं है उसमें नाक मत घुसाओ। ज्यादा बकबक की तो आधे दिन की दिहाड़ी कट जाएगी, तुमने टोका। श्याओली ने तुरंत सुर बदला और जोर से किचन की तरफ आवाज लगाई। सुनो सब, हेलो गाइस, मालकिन पधारी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट और कुछ जरूरी जानकारी देना शब्द का मतलब समझ आ गया। ये हमारी नई स्टोरी घूंघट के पीछे देख ही रहे हो लाल स्टोरी कितनी जबरदस्त और शर्म के मारे उसके सिर कुछ लोग बोल रहे होंगे, भाई दूसरी नई स्टोरी प्राइवेट रूम से पिछली वाली स्टोरी का अगला एपिसोड खूबसूरत था। अरे अय्यन, पिछली वाली स्टोरी का अगला एपिसोड भी आएगा, पर आते जाते लोगों को बड़े कौतूहल से देखना। नई स्टोरी का भी मजा लो। उसकी इस दिल का स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट का भी लबों से अपनी पिछली जिंदगी स्टोरी काफी मजेदार होने नज्म निकल पड़ी। लेकिन गाइस एक चीज बोलो, जैसे लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो भाई। पतझड़ में भी जो मैं देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है। बसंत की बात, चैनल एक जगह पर अटका हुआ है, आगे नई ऑडियंस नहीं आ रही और रंगत जैसे ताजा। आप लोगों से बस एक अय्यन ने पंक्तियों को वीडियो को दबाकर शेयर करो, लाइक करो और चैनल को नहीं समझ पाई लेकिन उसे दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और गाइज, हमारा 22,000 सब्सक्राइबर्स होने वाला है। बस किसी तरह 22,000 पूरा करवा दो। उसके बाद अपना अगला बड़ा टारगेट सीधा 40,000 सब्सक्राइबर्स रहेगा। 30,000 को छोड़ो भाई, अब सीधा 40,000। लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओगे। और हाँ गाइज, मेरा एक और एनिमे चैनल है जिसका नाम सिस्टम बीके है। उस चैनल पर सोल लैंड का नया नेक्स्ट एपिसोड आ चुका होगा, तो वहां जाकर उसे भी जरूर देख लेना। सिस्टम बीके पर आपको आगे भी सोल लैंड की जबरदस्त कहानी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको एनीमे और सोल लैंड पसंद है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वहां आने वाली वीडियो को भी अपना प्यार और सपोर्ट देना। उस चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने अपने पोस्ट में भी उसका लिंक डाल दिया है, तो जाके सिस्टम बीके को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी थोड़ा सपोर्ट कर देना। आगे सोल लैंड की कहानी और भी ज्यादा मस्त होने वाली है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। और अपने इस गेमिंग चैनल को भी थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ गाइस। तो बस गाइस, इतना ही कहना था। दिल खोलकर लाइक करो, दबाकर शेयर करो और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो गाइज, अब बिना टाइम खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। यह बहुत खास लगा, वह मुस्कुराकर बोली।
मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन इतना जानती हूं कि तुम मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हो। रेस्टोरेंट में आए मेहमान बेहद खुश थे और खाने व सर्विस की दिल खोलकर तारीफ कर रहे थे। जबरदस्त प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल की वजह से स्टाफ का हर बंदा पूरी लगन से काम करता था। अगर किसी डिश में जरा सी भी कमी रह जाती तो बाकी कर्मचारी खुद आगे बढ़कर उसे ठीक करवा देते थे। तभी शाओली 2 वेट्रेसों के साथ 7 नायाब और दिव्य व्यंजन लेकर आया, जिनकी खुशबू पूरी सड़क पर फैल गई। बॉस, रेड स्ट्यू, 1000 ईयर, अर्थ ड्रैगन स्पाइन और बटर बेक्ड जिनसिंग रूट्स तैयार हैं। तुमने बाकी बची नायाब चीजों के टुकड़े निकालकर स्टाफ को बोनस के तौर पर दे दिए। आज रात सबने मेहनत की है, इसे किचन और काउंटर के कर्मचारियों में बांट देना। रेस्टोरेंट में बैठे लोग तुम दोनों को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे थे। इतना हसीन जोड़ा उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा था। अयन को लोगों की परवाह नहीं थी। वह तो बस अर्थ ड्रैगन स्पाइन और गोल्डन फिश मिल्क को देखकर धर्म संकट में फंसी थी कि शुरुआत कहां से करे। तुमने मुस्कुराकर फिश मिल्क का एक टुकड़ा उठाया और उसके होठों के पास लगा दिया। जैसे ही उसने खाया, वह मक्खन की तरह मुंह में घुल गया और उसकी मिठास उसकी पूरी रूह में उतर गई। स्वाद बहुत बढ़िया है, जो मन करे बेझिझक मंगवा लो, तुमने कहा। तुम दोनों आराम से खाने का लुत्फ उठा ही रहे थे कि थोड़ी दूरी पर काले लबादे में छिपे 2 लोग तुम्हें घूर रहे थे। लड़की तो क्या बेमिसाल चीज है, अफसोस साथ में एक बंदा भी है। खैर, खाना खत्म होते ही इस रेस्टोरेंट को तबाह कर देंगे ताकि इन्हें पता चले कि असली ताकत क्या होती है। मुझे भी वह लड़की पसंद आ गई है। देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है। उन दोनों की बातचीत का एक एक शब्द तुम्हारे कानों में साफ पड़ा। उसी पल तुम्हारे सिस्टम पैनल पर उन दोनों की जानकारी उभर आई। कैरेक्टर 1, नाम तांग हाओ, पहचान क्लियर स्काई सेक्ट का, युवा मालिक, उम्र 33 साल, कल्टीवेशन लेवल 83, सोल डुलो, स्पिरिट क्लियर स्काई, हैमर, 2 पीली 2 बैंगनी 4 काली सोल रिंग्स। उसी खीम कैरेक्टर 2 खनी और कुंडी कर्स का नाम तांग शियाओ, पहचान तांग हाओ का बड़ा भाई, वर्ष उम्र 55 साल, कल्टीवेशन लेवल 83, सोल डुलो, स्पिरिट क्लियर स्काई, हैमर 2 पीली 2 बैंगनी 4 काली सोल रिंग्स। उन्हें धीरे धीरे अपनी तरफ आते देख तुम्हारे दिल में एक मजाकिया और खुराफाती विचार आया। तांग हाओ 33 साल का है और अयन की मासूमियत के सामने वह एक अंकल जैसा लगता है। इन दोनों का साथ में होना ही बहुत अजीब है। तुमने तो दिमाग में एक और बेतुका नजारा सोच लिया। अगर तांग हाओ की जोड़ी यूए गुआन के साथ बना दी जाए और भविष्य में तांग सांड के पास क्लियर स्काई हैमर के साथ दूसरा स्प्रिट वेलवेट क्रिसेंथेमम हो तो माहौल कितना खौफनाक और जबरदस्त होगा। फूये और अयन की यह जोड़ी किसी आसमान से उतरी परियों जैसी लग रही थी, जिसे देखकर बाकी लोग जल बुनकर खाक हो रहे थे। आखिरकार दोनों की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं था। अरे वाह, ये जोड़ी तो सबके सामने खुलेआम प्यार का इजहार कर रही थी। इसी दौरान बिजनेस माइंड वाला एक बच्चा रास्ते में सीमेंट की दर्जनों बोरियां रखकर बैठ गया था, जिसके सामने लगे बोर्ड पर लिखा था 251 बोरियां। भरपेट खाना खाने के बाद फूये अपनी सीट पर आराम से बैठकर मुस्कुराते हुए नीचे सड़क पर आते जाते लोगों को देख रहा था। उधर अयन अभी भी अपने हाथों में थमी रेड जेड झींगे को थोड़ा थोड़ा करके छील रही थी। तभी अयन के पेट से एक जोरदार गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। फूये ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो पाया कि इस नन्ही हसीना ने सिर्फ खाना खाकर ही अपना लेवल बढ़ा लिया था। वह अब लेवल 66 की सोल एम्पेरर बन चुकी थी। अयन का नन्हा सा चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। हालांकि वह जानती थी कि सामने रखी डिशेज में बेहिसाब ताकत और एनर्जी भरी हुई है, लेकिन अफसोस कि अब उसके पेट में एक निवाला ठूंसने की भी जगह नहीं बची थी। उसे इस तरह ललचाई नजर से खाने को घूरते और असमंजस में फंसे देखकर फूये को वह बेहद प्यारी लगी। बस करो, अगर नहीं खा पा रही हो तो इसे संभाल कर रख देते हैं, कल खा लेना। माना कि यह बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन एक बार में ज्यादा खाओगी तो सेहत बिगड़ जाएगी। फू ये ने बस एक हाथ हिलाया और बचा हुआ सारा खाना सीधे सिस्टम के स्टोरेज स्पेस में गायब हो गया। फिर फूये ने अयन के हाथ में बचा हुआ आधा खाया रेड जेड झींगा लिया और उसके सामने ही बड़े आराम से अपने मुंह में डालकर चबा गया। अरे मेरा झींगा! अयन ने अपनी मासूम और बेबस नजरों से यह पूरा नजारा देखा, लेकिन जब तक वह संभलती तब तक फू ये नाम का यह शैतान उसका आधा झींगा पूरी तरह साफ कर चुका था। सुनो मेरी बात, ऐसे ताकतवर और भारी खाने को ज्यादा मात्रा में पचाना अच्छा नहीं होता। भले ही ह्यूमन फॉर्म में आई सोल बीस्ट का शरीर ताकतवर होता है, लेकिन है तो यह इंसान का ही जिस्म। अगर सोल बीस्ट की तरह बेहिसाब खाओगी तो शरीर यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने अंदर हिलकोरे मारती अपार ऊर्जा को महसूस करते हुए अयन को लगा कि फू ये के साथ बाहर घूमने आने का उसका फैसला बिल्कुल सही था। इसी बीच फू ये ने अपनी स्पिरिट पावर को क्लियर स्काई सेक्ट के दोनों भाइयों तांग हाओ और तांग शियाओ पर टिका दिया, ताकि देख सके कि ये दोनों क्या खुराफात करने वाले हैं। और जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही देर में नीचे की मंजिल से बर्तन और प्लेटें टूटने की जोरदार आवाज आई। छन पटाख! अबे क्या ये खाना इंसानों के खाने लायक है? इतना घटिया और बकवास खाना तुम लोग बाजार में बेचने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? पहली मंजिल से एक कड़क और भारी आवाज गूंजी, लेकिन ऊपर से फूये नीचे खड़े तांग हाओ को ऐसे देख रहा था जैसे किसी जोकर का तमाशा देख रहा हो। बर्तन फोड़ना हो या प्लेटें तोड़ना, जब तक जेब से हर जाने के पैसे आ रहे हैं, फूये को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वेटर शाओलान ने मुस्कुराते हुए बेहद तमीज से कहा, सर, हमें बेहद अफसोस है कि हमारे खाने का स्वाद आपको पसंद नहीं आया, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपने पूरी प्लेट खाली कर दी है, तो क्या आप मेहरबानी करके बिल चुका देंगे? शाओलान को ऐसे सिरफिरे ग्राहकों से निपटने की आदत थी। जो लोग जिक्सियांग पवेलियन में आकर मुफ्त का खाना खाते या हंगामा करते, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था और दोबारा रेस्टोरेंट में कदम तक नहीं रखने दिया जाता था। जहां तक मारपीट और गुंडागर्दी का सवाल था, तो यह रेस्टोरेंट तियांडो रॉयल सिटी की छाती पर बना था। शाही शहर की नाक के नीचे दंगा करने की हिम्मत किसी में इतनी आसानी से नहीं होती थी। तांग हाओ के इस हंगामे ने बाकी ग्राहकों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। फू, ये खिड़की पर टेक लगाए किसी तीसरे इंसान की तरह मजेद से तांग भाइयों की नौटंकी देख रहा था। फू, ये नीचे क्या चल रहा है? खाना खाकर बर्तन तोड़ना तो बहुत बदतमीजी है। अयन ने अपनी नीली आंखों से नीचे देखते हुए नफरत से मुंह बनाया। 2 टके के जोकर हैं बस, भविष्य में ऐसे लुटेरों और गुंडों से दूरी बनाकर ही रखना, फूये ने कहा। फूये और अयन की आवाज में कोई डर नहीं था। जिस जिस बंदे के पास थोड़ी बहुत भी स्पिरिट पावर थी, उन सबके कानों में यह बात साफ साफ पड़ गई, जिसमें तांग हाओ और तांग शियाओ भी शामिल थे। शौलान, तुम अपना काम करो, इन दोनों से एक ढेला लेने की जरूरत नहीं है। 100 गोल्ड कॉइंस की ही तो बात है। हमारा जिक्सियांग पवेलियन इतना कंगाल नहीं हुआ है। बस आज के बाद हमारी ब्लैकलिस्ट में क्लियर स्काई सेक्ट का नाम और जोड़ देना। नीचे खड़ी वेटर का नाम श्याओलान था। श्याओली की तरह वह भी इस रेस्टोरेंट की पुरानी और भरोसेमंद कर्मचारी थी, जो हॉल के सारे मामले संभालती थी। जी बॉस। शाओलान ने फूये का हुक्म सुनते ही तांग हाओ और तांग श्याओ को बेहद शालीनता से सिर झुकाकर एक मीठी मुस्कान दी और फिर उन्हें पूरी तरह अनसुना करके अपने काम में लग गई। लेकिन तभी भीड़ में से किसी की चीखने की आवाज आई, क्लियर स्काई सेक्ट! अरे हाँ, मुझे याद आया, ये दोनों तो क्लियर स्काई सेक्ट के वही 2 मशहूर जीनियस हैं ना। मैं सोच ही रहा था कि ये दोनों इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। अरे हाँ, ये तो तांग हाओ और तांग शियाओ दोनों भाई हैं। वैसे तो क्लियर स्काई सेक्ट के इन दोनों जीनियस के बहुत चर्चे सुने थे, लेकिन आज देख लिया कि इनका कैरेक्टर कितना गिरा हुआ है। भीड़ की थू थू और लानत लानत के बीच तांग हाओ और तांग शियाओ का चेहरा गुस्से और शर्म से कभी पीला तो कभी लाल पड़ने लगा। फू, ये ऊपर से आराम से खड़ा होकर नीचे बदहवास और शर्मिंदा खड़े दोनों भाइयों का तमाशा देख रहा था। उसके लिए अब 2 सोल डॉलो किसी चींटी से ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। 100 गोल्ड कॉइंस की ही तो बात है ना, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हम चुका रहे हैं। तांग हाओ दहाड़ा। कहते हैं ना, खामोशी और जिल्लत किसी भी इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए काफी होती है। तांग भाइयों का इरादा तो पहले पंगा लेने का और फिर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने का था, लेकिन फू ये की एक ही चाल, तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे, दफा हो जाओ, और आज के बाद तुम्हारा पूरा सेक्ट यहां बैन है, ने उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। उन्हें लगा जैसे किसी ने रुई के फाहे पर मुक्का मार दिया हो। फू ये के तंज का असली मतलब दोनों अच्छी तरह समझ चुके थे। तांग हाओ ने अपनी साख बचाने के लिए तुरंत पैसों की थैली निकाली, लेकिन फू ये की नीति साफ थी। अब समझ आ रहा है? अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। माफ कीजिएगा सर, आपके टेबल का बिल माफ कर दिया गया है, इसलिए आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, शाओलान ने बिना किसी झिझक के कहा। वह उस वक्त दूसरे टेबल पर बिल बना रही थी। जब सांड जैसा लंबा चौड़ा तांग हाओ पैसों की थैली लेकर उसकी तरफ बढ़ा, तो उसने पूरी ईमानदारी और पेशेवराना अंदाज में पैसे लेने से साफ मना कर दिया। आखिरकार यह उसके बॉस का सख्त हुक्म था, और रही बात ब्लैकलिस्ट की, तो वह तो लागू हो चुकी थी। अब से क्लियर स्काई सेक्ट का कोई भी बंदा इस रेस्टोरेंट में कदम नहीं रख सकता था, और तांग हाओ व तांग शियाओ के नाम दूसरी मंजिल की वॉल ऑफ शेम पे टांग दिए जाने वाले थे। तुम्हारे जिक्सियांग पावेलियन का मतलब क्या है? हम पैसे दे रहे हैं, फिर भी तुम लोग नहीं ले रहे? तांग हाओ को आखिरकार अपना गुस्सा निकालने का बहाना मिल ही गया। उसका असली मकसद तो ऊपर बैठे उस नौजवान को सबक सिखाना था, ताकि वह नीली आंखों वाली हसीना जान सके कि असली मर्द किसे कहते हैं। लेकिन यहां तो दांव उल्टा पड़ गया। वह खुद मुफ्त का खाना खाने वाला गुंडा बन चुका था, और ऊपर से ब्लैकलिस्ट भी हो गया था। तांग हाओ की घंटी जैसी भारी और गरजती आवाज सुनकर भी श्याओ लान जरा भी नहीं घबराई। आखिरकार वह खुद भी एक काबिल सोल मास्टर थी। अगर इतना भी हौसला ना होता तो वह इतने बड़े रेस्टोरेंट की मैनेजर कैसे बनती? श्याओ लान ने बेहद नजाकत से बात जारी रखी। माफ कीजिएगा सर, हमारा जिक्सियांग पावेलियन तो एक छोटा सा कारोबार है। आप जैसे बड़े और ताकतवर घरानों का दबाव हम सह नहीं सकते। अगर आपको हमारा खाना पसंद नहीं आया, तो हम खुशी खुशी आपका बिल माफ कर रहे हैं, लेकिन मेहरबानी करके आइंदा हमारी दुकान को परेशान न करें। आखिरकार सबसे पहले खाना खराब बताने वाले भी आप ही थे, और पैसे न देने की जिद करने वाले भी आप ही थे। अब आप जबरदस्ती पैसे ठूंस रहे हैं, जिससे हम जैसे छोटे कामगारों के लिए बड़ी उलझन खड़ी हो रही है। वह तो बस एक मुलाजिम था, जो अपनी काबिलियत के दम पर 2 वक्त की रोटी कमा रहा था। अगर तांग हाओ की तरह हर ग्राहक आकर चिल्लाने लगे और दादागिरी दिखाए, तो उसके लिए काम करना हराम हो जाएगा। तुम्हें यह पैसा हर हाल में लेना पड़ेगा। तांग हाओ अब पूरी तरह बौखला गया। उसकी खुद की इज्जत भले ही मिट्टी में मिल जाए, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े सेक्ट क्लियर स्काई सेक्ट की साख पर वह आंच नहीं आने दे सकता था। तांग हाओ की यह नौटंकी देखकर अयेन के मासूम चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। फूये, यह अंकल अभी तो कह रहे थे कि खाना घटिया है और पैसे नहीं देंगे, फिर अब उस दीदी को जबरदस्ती पैसे लेने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? क्या पता,
फूये ने मजे लेते हुए कहा, हो सकता है उस वक्त उनकी जेब में पैसे ना मिल रहे हों। अयेन और फूये की यह बातचीत आसपास बैठे ग्राहकों ने सुन ली। देखते ही देखते भीड़ में कानाफूसी और ठहाके गूंजने लगे। खाना खराब बताकर मुफ्त में खाया, अब जबरदस्ती पैसे दे रहा है, शायद वाकई जेब खाली रही होगी। यह सुनते ही तांग हाओ और तांग श्याओ का चेहरा शर्म और गुस्से से ऐंठ गया। क्लियर स्काई सेक्ट के दो जीनियस कहे जाने वाले भाइयों ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी जिल्लत नहीं झेली थी। तांग हाओ आपा खो बैठा और अपनी सोल डोलो लेवल की खौफनाक सोल पावर रिलीज करने ही वाला था कि तभी श्याओ लान को बिल चुकाने वाले एक दूसरे नवजवान के शरीर से भी तांग हाओ जितनी ही ताकतवर स्पिरिट पावर का धमाका हुआ। उस ग्राहक ने आगे बढ़कर तांग हाओ का रास्ता रोका और कहा, अरे भाई, मैं इस जिक्सियांग पावेलियन में अक्सर आता हूं। यहाँ का स्वाद और दाम दोनों मुझे बेहद पसंद हैं। तुम्हें पसंद नहीं आया तो सीधे बाहर का रास्ता नापो। जब उन्होंने तुमसे एक ढेला नहीं मांगा तो फिर यहाँ गुंडागर्दी क्यों झाड़ रहे हो? अगर तुमने इस जगह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इस रेस्टोरेंट का पुराना ग्राहक मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह नौजवान धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसकी नजरें तांग हाओ पर किसी धारदार तलवार की तरह गड़ गईं। इस खौफनाक स्पिरिट पावर के धमाके को महसूस करते ही तांग श्याओ तुरंत अपने छोटे भाई तांग हाओ के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। ऊपर बैठा फू ये यह नजारा देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके सिस्टम ने उस नौजवान की पूरी जन्म कुंडली उसके सामने खोल कर रख दी थी। कैरेक्टर इन्फो नाम, चेन शिंग उम्र 60 साल, पहचान 7 स्वॉर्ड्स, सेक्ट का इकलौता वारिस, 7 किल स्वॉर्ड का वर्तमान उत्तराधिकारी, दुनिया के सबसे ताकतवर टूल स्पिरिट का मालिक। कल्टीवेशन लेवल 89, सोल डुलुओ। स्पिरिट 7 किल स्वॉर्ड, 2 पीली 2 बैंगनी 4 काली सोल रिंग्स, दोनों तरफ तलवारें खिंच चुकी थीं। माहौल इतना भारी हो गया था कि आसपास बैठे ग्राहकों की सांसें थम गईं। तांग हाओ ने अपनी नफरत भरी नजरें ऊपर दूसरी मंजिल पर मजेज ले रहे फू ये पर टिका दी। अगर लड़ना ही है तो बाहर चलकर लड़ो, किसी के चलते फिरते धंधे को तबाह मत करो। तो चेन शिंग ने बिना कोई बकवास किए सीधे ललकारा। वह काफी वक्त से शांत बैठा था और उसके हाथ खुजला रहे थे। आज किस्मत से अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में उसे क्लियर स्काई सेक्ट के 2 घमंडी सोल डॉलो मिल गए थे। आखिरकार क्लियर स्काई सेक्ट ने ही उनके 7 किल्स स्वॉर्ड से दुनिया के सबसे ताकतवर टूल स्पिरिट का ताज छीना था, जिसे चेन शिंग आज हर हाल में वापस छीनना चाहता था। पैसे मैंने यहां रख दिए हैं। तांग हाओ इतना गया बीता नहीं है कि खाने के पैसे भी ना दे सके। तांग हाओ ने जबरदस्ती पैसों की थैली टेबल पर पटक दी, लेकिन श्याओ लान ने उस थैली की तरफ देखा तक नहीं। वह चेन शिंग का बिल काटकर आराम से अपने दूसरे कामों में लग गई। रही बात बाकी वेटर्स की, तो वे सब इस रेस्टोरेंट में काम करके अपने घर बना रहे थे, शादियां कर रहे थे और फाइनेंशियली आजाद हो रहे थे। उन्हें तांग हाओ के इन चंद पैसों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। ऊपर से रेस्टोरेंट का सख्त नियम था कि अगर किसी ने पैसों में घपला या चोरी की तो उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कोई भी कर्मचारी इतना बेवकूफ नहीं था कि तांग हाओ के लिए अपनी शानदार नौकरी दांव पर लगाए। नतीजा यह हुआ कि पूरे हॉल में एक बेहद मजाकिया नजारा बन गया। 6-7 वेटर आसपास घूम रहे थे, लेकिन किसी एक ने भी तांग हाओ के पैसों को छुआ तक नहीं। भीड़ में से फिर मजाकिया आवाजें गूंजने लगीं। वाह भाई वाह, क्लियर स्काई सेक्ट के 2 जीनियस का ऐसा कबाड़ा होते पहली बार देखा है। हा हा हा। अरे काहे के जीनियस, ये तो 2 जोकर हैं। हा हा, गजब हो गया। जिक्सियांग पावेलियन तो शहर का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है। कल जब ये अपनी ब्लैक लिस्ट दीवार पर चिपकाएंगे तब क्लियर स्काई सेक्ट का ढोल ढोल की तरह बजेगा। लेकिन यह दूसरा बंदा कौन है? इसकी ताकत तो तांग हाओ और तांग श्याओ से जरा भी कम नहीं लग रही। लोगों की इस गूंजती कानाफूसी और ठाकों के बीच चेन शिंग और तांग हाओ एक दूसरे को घूरते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगे। तांग हाओ और तांग श्याओ दोनों भाई रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकल आए। चूंकि शाम ढलने वाली थी, इसलिए सड़क पर लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई थी। फिर भी चान शिंग और तांग भाइयों के बीच तनी हुई तलवारें और बारूद जैसा माहौल देखकर दूर दूर खड़े लोग तमाशा देखने लगे। तियांडो सिटी में तांग हाओ और तांग श्याओ के नाम का बड़ा खौफ था, लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ा यह अजनबी शख्स कौन है। इसी बीच ऊपर बैठा फूये अपने सिस्टम स्टोर में सामान ढूंढ रहा था। सिस्टम स्टोर आइटम, ग्रेट परफेक्शन लेवल स्वॉर्ड इंटेंट स्टॉक 99,999, राउंड कीमत 0 फ्री, एक बार में एक आइटम। तोमलाबारम पाकी इमाम आइटम, इंस्टेंट एनलाइटमेंट रेट स्टॉक 99,999, कई खाम मानानिया कीमत, शरी फ्री, एक बार में एक आइटम। फू ये ने तुरंत बाय पर क्लिक किया। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो होस्ट, आपने ग्रेट परफेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट खरीदा, बधाई हो होस्ट, आपने इंस्टेंट एनलाइटमेंट खरीदा, बधाई हो होस्ट, स्वॉर्ड इंटेंट आपके शरीर में समा गया है। पलक झपकते ही महान तलवारबाजी का चरम ज्ञान और स्वॉर्ड इंटेंट फू ये के रोंगटे रोंगटे में उतर गया, मानो उसने हजारों सालों तक तलवारबाजी की कठिन साधना की हो, जिसे वह जब चाहे हासिल और काबू कर सकता था। नीचे रेस्टोरेंट की साख बचाने के लिए खड़े चेन शिंग को देखकर फू ये के लबों पर एक हैल की मुस्कान आ गई। नीचे सड़क पर तांग हाओ और तांग श्याओ ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तांग हाओ लेवल 83 पावर अटैक टाइप सोल डॉलो स्पिरिट क्लियर स्काई हैमर। तांग श्याओ लेवल 83 पावर अटैक टाइप सोल डॉलो स्पिरिट क्लियर स्काई हैमर।
दोनों भाइयों ने अपना परिचय दिया। वहीं चेन शिंग की आंखों में अपनी पुश्तैनी साख और बदले की आग चमक रही थी। चेन शिंग, लेवल 89 पावर अटैक टाइप सोल डोलो, स्प्रिट 7 किल्स स्वॉर्ड। उसकी आवाज गूंजते ही आसपास की हवा में एक जानलेवा और ठंडी हवा तैरने लगी। उसके हाथ में एक बेहद धारदार और लंबी तलवार आ गई, जो शाम के धुंधलके में नीली बिजली की तरह चमक रही थी। 7 किल स्वॉर्ड? तुम 7 स्वॉर्ड सेक्ट के वारिस हो? तांग हाओ और तांग शियाओ हैरान रह गए। 7 स्वॉर्ड सेक्ट कभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेक्ट था, और उनकी 7 किल स्वॉर्ड का खौफ पूरे महाद्वीप पर था। इसने लंबे समय तक सबसे ताकतवर टूल स्प्रिट का ताज अपने नाम रखा था। अगर तांग हाओ के दादा तांग चेन ने अकेले अपने क्लियर स्काई हैमर के दम पर पूरे महाद्वीप को न हिलाया होता, तो आज भी 7 किल्स स्वॉर्ड ही दुनिया का पहला टूल स्प्रिट माना जाता। हालांकि 7 किल्स स्वॉर्ड का खून एक ही वारिस में आगे बढ़ता था। चेन शिंग के पिता, जो कि पिछले सेक्ट मास्टर थे, अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए सुप्रीम डोलो क्वियन डॉलिये को ललकारने गए थे, जहां स्प्रिट हॉल के हाथों उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद अंदरूनी कलह की वजह से 7 स्वॉर्ड सेक्ट पूरी तरह तबाह हो चुका था। तांग हाओ और तांग शियाओ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज इस मोड़ पर उनकी मुलाकात चेन शिंग से हो जाएगी। सब जानते थे कि 7 स्वॉर्ड सेक्ट का हर एक योद्धा अपनी तलवार के साथ पैदा होता था, और उनका लड़ाई का अंदाज बेहद आक्रामक और खौफनाक होता था। और सेक्ट मास्टर के बेटे चेन शिंग का हमला तो बाकी सबसे भी 2 कदम आगे था। फालतू बकवास करने का कोई फायदा नहीं है। आज मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम्हारे इस क्लियर स्काई हैमर में कितना दम है। ये कहते ही पूरे इलाके में एक जानलेवा और भारी सन्नाटा छा गया। तांग हाओ और तांग शियाओ ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में गहरा तनाव और संजीदगी साफ झलक रही थी। भले ही सामने वाला बंदा उनसे कल्टीवेशन में 5 लेवल आगे था, लेकिन वे गिनती में 2 थे। एक कदम पर एक कत्ल, 7 कदमों में 7 कत्ल। तलवार की एक गूंजती और तीखी आवाज के साथ ही चेन शिंग का पूरा शरीर एक खौफनाक और घनी सोड ऑरा से ढक गया। ये किसी मार्शल आर्ट्स दुनिया के अभेद्य कवच की तरह उसके पूरे शरीर पर चढ़ गई। लेकिन यह सिर्फ ढाल नहीं थी, इसमें चीजों को चीर कर रख देने वाली भयानक धार थी। जो भी चीज इस हवा से टकराती, पल भर में उसके हजारों टुकड़े हो जाते। पहला सोल स्किल, स्वॉर्ड अनशीथेड। चेन शिंग, तांग हाओ और तांग शियाओ के बीच की लड़ाई को देखकर जिक्सियांग पावेलियन के सभी ग्राहकों ने खाना खाना छोड़ दिया और इन तीनों सोल डोलो के महामुकाबले पर नजरें टिका दी। आखिरकार खाना तो कभी भी खाया जा सकता था, लेकिन 3-3 सोल डोलो की जंग रोज रोज देखने को नहीं मिलती। फिलहाल दोनों तरफ का फर्क ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। चेन शिंग अकेले ही तांग भाइयों की जोड़ी से बराबरी का मुकाबला कर रहा था, लेकिन ऊपर बैठे फू ये की पारखी नजरों के सामने मैदान का असली हाल एकदम साफ था। चेन शिंग की स्प्रिट पावर बहुत तेजी से खत्म हो रही थी, जो उसे जीतने के लिए काफी नहीं पड़ने वाली थी। उधर तांग हाओ और तांग शियाओ ने भी अभी तक अपने क्लियर स्काई सेक्ट की गुप्त और खौफनाक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया था। वे अच्छी तरह जानते थे कि सामने वाला अकेला बंदा 2-2 लोगों से लड़कर वैसे ही मुश्किल में है। ऐसे में अगर उन्होंने अपने खानदानी सीक्रेट अटैक्स का इस्तेमाल किया, तो यह बेईमानी और बेशर्मी होगी। आखिरकार उस वक्त क्लियर स्काई सेक्ट पर स्प्रिट हॉल का कोई दबाव नहीं था, और वह दुनिया का नंबर 1 सेक्ट माना जाता था, और नंबर 1 होने के नाते युद्ध के उसूलों का पालन करना उनका फर्ज था। छठा सोल स्किल, 10,000 स्वॉर्ड्स, रिटर्न टू ओरिजिन। चेन शिंग के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आई थीं। वह अच्छी तरह जानता था कि 2 लोगों से एक साथ लड़कर जीतना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये दोनों उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट को तबाह करने चले थे, जिसे वह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऊपर से इन दोनों भाइयों से हाथ आजमाने की हसरत तो उसके दिल में बरसों से थी। अनंत स्प्रिट पावर पल भर में आसमान में सिमट गई और हजारों लाखों धारदार तलवारें बनकर सीधे तांग हाओ और तांग शियाओ की तरफ तन गई। छठा सोल स्किल, स्काई ब्रेकिंग स्ट्राइक। छठा सोल स्किल, स्काई ब्रेकिंग स्ट्राइक। चेन शिंग को अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाते देख तांग हाओ और तांग शियाओ की पीठ पीछे बनी छठी सोल रिंग एक साथ तेजी से चमक उठी। ये दोनों निशाने पर लॉक होने वाले लॉक्ड अटैक्स थे। इस हमले के नुकसान से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वे अपनी पूरी ताकत से इन तलवारों को हवा में ही चूर चूर कर दें। तांग भाई सीधे चेन शिंग को ताकत और सहनशक्ति की जंग में पछाड़ने का दांव खेल रहे थे। शू शू शू, छन छन, पटाखे धमाके, अनंत तैरती तलवारें और 2 विशालकाय क्लियर स्काई हैमर्स आपस में टकराईं, जिससे कान फोड़ने वाली खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। चेन शिंग की हथेलियों पर पसीना आ चुका था, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए और पूरी ताकत से अपनी स्पिरिट पावर को निचोड़कर लगातार तलवारें बरसाना जारी रखा। तलवारबाज का इरादा हर रुकावट को चीरते हुए आगे बढ़ने का होना चाहिए। मेरा दिल खुद एक तलवार है। चेन शिंग के हाथों में चमकती 7 किल्स स्वॉर्ड के साथ ही आसमान को छूती एक खौफनाक स्वॉर्ड इंटेंट तांग हाओ और तांग शियाओ की तरफ सीधे तान दी गई। 8वां सोल स्किल, पहली फॉर्म, माउंटेन स्प्लिटर। चेन शिंग की पीठ पीछे बनी। 8वीं सोल रिंग से एक जबरदस्त और चमकदार रोशनी फूटी। तांग हाओ और तांग शियाओ की छठी सोल स्किल का हमला पल भर में गाजर मूली की तरह कटकर हवा में बिखर गया। 8वां सोल स्किल, दूसरी फॉर्म, सीड रेन। अनंत तलवारों का खौफनाक दबाव और धार तांग हाओ और तांग शियाओ दोनों पर बादल बनकर टूट पड़ी, लेकिन इस एक ही हमले में चेन शिंग की पूरी स्पिरिट पावर लगभग खाली हो चुकी थी। 8वां सोल स्किल, टाइटन स्ट्रेंथ। 8वां सोल स्किल, हेवनली बुल पावर। तांग हाओ और तांग शियाओ में से किसी ने भी इस हमले को हल्के में लेने की भूल नहीं की। यह एक सोल डॉलो की 8वीं सोल स्किल थी।
जिसकी तबाही और हैबत किसी टाइटल्ड डॉलो की 9वीं सोल स्किल से जरा भी कम नहीं लग रही थी। धमाका! एक अकेली तलवार और दो विशालकाय हथौड़े आपस में टकराए, जिससे पूरी जगह पर जमीन हिला देने वाली खौफनाक ऊर्जा का कंपन फैल गया। चेन शिंग की स्पिरिट पावर अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह अच्छी तरह जानता था कि ताकत और धीरज की इस जंग में वह हार चुका है, लेकिन उसके दिल में कोई अफसोस नहीं था। ताकतवर लोगों से भिड़ना और अपनी हदों को तोड़ना ही उसकी साधना का तरीका था। ठीक उसी तरह जैसे उसके जिद्दी पिता ने अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए सालों पहले सुप्रीम डोलो चियान दाओलियू को ललकारा था। तुम इंसान काफी दिलचस्प हो, दोस्ती करोगे? तभी एक रहस्यमयी, बेफिक्र और सम्मोहक आवाज सीधे चेन शिंग के कानों में पड़ी। उसने हैरान होकर अपने बगल में देखा। सामने वहीं खड़ा था जिक्सियांग पावेलियन का वह नौजवान और खूबसूरत मालिक। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुरंत पीछे हटो। चेन शिंग की आंखें घबराहट से फैल गईं। उसने महसूस किया कि तांग हाओ और तांग शियाओ के इस साझा हमले के सामने उसकी अपनी प्रोटेक्टिव सोर्ची उसे तो बचा लेगी, लेकिन उसके बगल में आकर खड़ा हुआ यह नाजुक सा मालिक इस खौफनाक धमाके को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि चेन शिंग उसे धक्का देकर दूर हटा पाता, तांग भाइयों का वह खौफनाक और विनाशकारी हमला उन दोनों के बिल्कुल सामने आकर टकराया। कड़कड़! जोरदार कानफोड़ धमाका। धमाके की वह कानफोड़ गूंज पूरे तियांडो रॉयल सिटी में फैल गई। चेन शिंग और फू ये जिस जगह खड़े थे, वहां धूल और घने धुएं का भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। तांग हाओ और तांग शियाओ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पूरा यकीन था कि चेन शिंग उनके इस साझा हमले को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि उनकी खुशी का ठिकाना रहता, एक बेहद खौफनाक और दम घोंटने वाले दबाव ने दोनों भाइयों को अपनी जकड़ में ले लिया। उन दोनों का शरीर वहीं पथरा गया और वे टस से मस भी नहीं हो सके। यहां तक कि आसपास तमाशा देख रहे आम लोगों और ग्राहकों पर तो उस दबाव की बस एक हल्की सी लहर पड़ी थी। फिर भी सबकी सांसें अटक गईं और कोई हिल तक नहीं पा रहा था। टक टक टक! धुएं के गुब्बार में से साफ और ठंडे कदमों की आवाज गूंजी। जैसे जैसे धुआं छटा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक नौजवान लड़का धूल के बीच से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल रहा था। लोगों ने जब ध्यान से देखा तो दंग रह गए। ये कोई और नहीं बल्कि जिक्सियांग पावेलियन का वही खूबसूरत मालिक फुये था। क्या इस बंदे में इतनी ताकत थी कि वह 3-3 सोल डॉलों को एक झटके में घुटनों पर ला सके? तांग हाओ और तांग शियाओ के पसीने छूट गए। ये खौफनाक और दम घोंटने वाली ताकत यकीनन किसी टाइटल्ड डॉलो की ही हो सकती थी। लेकिन जब उन्होंने उस लड़के का चेहरा गौर से देखा, तो लकवाग्रस्त शरीर के साथ साथ उनके चेहरों पर खौफ, हैरानी और अविश्वास का बवंडर उमड़ पड़ा। क्लियर स्काई सेक्ट के दो तथाकथित जीनियस और बार बार आकर मेरे रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं, यहां तक कि मेरे इस रेस्टोरेंट को ही तबाह करने चले थे। फू ये की आंखों में तांग हाओ और तांग शियाओ के लिए सिर्फ बेइज्जती, दुत्कार और ठंडापन था। लगता है किसी दिन मुझे तुम्हारे क्लियर स्काई सेक्ट में आकर खुद सैर सपाटा करना पड़ेगा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा या खुशी नहीं थी, बस एक बर्फ जैसी ठंडक थी। लेकिन तांग भाइयों के चेहरों पर छाई दहशत छुप नहीं पा रही थी। मैं बहुत जल्द तुम्हारे सेक्ट आऊंगा और तुम दोनों नकारा भाइयों के बुजुर्गों से अच्छी तरह हिसाब किताब करूंगा। मेरा जिक्सियांग पावेलियन तुम जैसे नीच देहातियों के लिए नहीं है, जो थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। आज के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, दफा हो जाओ यहां से। तांग हाओ और तांग शियाओ को फू ये अभी मारना नहीं चाहता था। आखिरकार चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी तांग सान अभी पैदा होना था और सब कुछ पहले जैसा बने रहना जरूरी था, ताकि फू ये के पास भविष्य का सारा ज्ञान बना रहे। अगर तांग हाओ आज ही मर जाता तो तांग सान की जगह कोई ली सान या वांग सान पैदा हो जाता, जिससे कहानी का पूरा ताना बाना बिगड़ सकता था। तो आगे चलकर चीजों को संभालना सच में बहुत झंझट का काम हो जाता। फुये ने जैसे ही अपनी रैंक 99 क्वासीगॉड स्तर की खौफनाक रंग रूप और दबाव को वापस खींचा, तांग हाओ और तांग शियाओ ने सुकून की सांस ली। लेकिन इस वक्त दोनों भाई पसीने से पूरी तरह नहा चुके थे और फुये को देखने वाली उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशत भरी हुई थी। भैया चलिए यहां से तुरंत निकलिए, क्या अभी और बेइज्जती करानी बाकी है? फुये ने उन दोनों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। वह सीधे जाकर चेन शिंग के पास खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, जनाब थोड़ी शराब हो जाए। हूंफ! चेन शिंग ने एक गहरी सांस ली। जिक्सियांग पावेलियन में बैठकर खाना खा रहे ग्राहक फुये का यह रूप देखकर सन्न रह गए थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इस छोटे से रेस्टोरेंट का मालिक इतना भयानक ताकतवर हो सकता है कि 3-3 सोल डॉलों को छुटकी बजाते ही घुटनों पर ला दे। फू ये ने ग्राहकों की खुसफुसाहट और फुसफुसाहट पर ध्यान न देते हुए सीधे अपने सिस्टम की रिकमेंड की गई शराबों की लिस्ट खोल ली। फू ये को लगता था कि उसका यह सिस्टम सच में बहुत कमाल का है। डॉलो डालू की दुनिया में मौजूद कोई भी चीज हो, वह उसे तुरंत खोजकर सोल ओरिजिन के जरिए सीधे हासिल कर सकता था। फू ये ने अपनी पीने की क्षमता का अंदाजा लगाया और सोचा कि शुरुआत के लिए फिलहाल 30 मटके निकालकर आजमा लेना ही सही रहेगा। आखिरकार इस मदिरा के असर और फायदे काफी बेहतरीन थे, हालांकि इतने भी बेकाबू नहीं थे। वह चेन शिंग को अपने खास प्राइवेट रूम में ले आया। आयेंग अभी भी बेहद उत्सुकता और हैरानी से फू ये को निहारे जा रही थी। आखिरकार शुरुआत में उसे फू ये सिर्फ एक सोल एम्परर जैसा लगा था, लेकिन अब उसकी ताकत सोल डॉलो से भी कई गुना ऊपर कैसे निकल गई, ये बात उसके दिमाग के परे थी। उधर चेन शिंग भी होश में आने के बाद फू ये को बड़े गौर से देखने लगा, जिसने उसे शराब पीने का न्योता दिया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दिखने में महज 16 से 17 साल का यह लड़का इतनी खौफनाक ताकत का मालिक हो सकता है। सर्र! झिझक! फू ये ने बस अपना हाथ हवा में लहराया और पलक झपकते ही बहुत पुराने मिट्टी के शराब के मटकों का ढेर उनके कदमों के पास लग गया। चैन शिंग ने जब उन सदियों पुराने मटकों को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई।
मटकों की बनावट और मिट्टी के रंग से ही साफ पता चल रहा था कि यह कम से कम 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी जमीन में दबी बेहतरीन शराब है। छटाक! फू ये ने बेफिक्री से एक मटका उठाया और उसकी सील की हुई ढांप को उखाड़ फेंका। जैसे ही वह हजारों साल पुरानी सोल वाइन खुली, उसकी इतनी सौंधी, घनी और खौफनाक खुशबू हवा में घुली कि पूरा जिक्सियांग पावेलियन उस शराब की महक से महक उठा। वाह, वाकई मानना पड़ेगा, मेरी इस तिजोरी की खास मदिरा की बात ही कुछ अलग है। स्वाद सच में लाजवाब है। फू ये ने बिना किसी शर्म के सिस्टम से मुफ्त में उठाई हुई शराब को अपनी बरसों पुरानी खास तिजोरी का खजाना बताकर शेख ही बघार दी। उधर चेन सिंह ने जैसे ही उस शराब की खुशबू सूंघी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। ये साधारण मदिरा नहीं थी, ये एक सोल वाइन थी, जिसे कम से कम सैकड़ों सालों तक सहेज कर रखा गया था। सैकड़ों साल पुरानी सोल वाइन, क्या खौफनाक खुशबू है। आ यिंग को भी पीना है, आ यिंग भी पिएगी। आ यिंग उसी वक्त फू ये के ठीक बगल में आकर बैठ गई। उसकी बर्फानी नीली आंखों में उस हजारों साल पुरानी मदिरा को छकने की बेताबी साफ झलक रही थी। बिल्कुल नहीं, तुम अभी 18 साल की भी नहीं हुई हो, शराब पीना मना है। फुये ने तुरंत मना कर दिया। आखिरकार यह हजारों साल पुरानी सोल वाइन थी। आइंग जैसी छोटी सोल एम्परर इसे पिएगी तो संभाल नहीं पाएगी। चेन सिंह भाई, आओ हम दोनों जाम टकराते हैं। आज तुमने मेरे जिक्सियांग पावेलियन की ढाल बनकर जो मदद की है, उसी नाते आज से हम पक्के दोस्त हुए। फू ये ने हवा में हाथ लहराया और एक साथ सभी 30 मटकों के ढक्कन हवा में उड़ गए। शराब की इतनी घनी और खौफनाक महक उठी कि 2 मील दूर तक जितने पियक्कड़ थे, उन सबके पेट में चूहे कूदने लगे। घट घट घट! एक पूरा मटका हलक के नीचे उतारते ही फू ये को अपने शरीर में एक सुहानी गर्माहट महसूस हुई। हालांकि उसकी ताकत के आगे इस शराब का कोई बड़ा असर नहीं था, लेकिन जैसा कि एक कहावत है, जो चीज पेट में चली जाए उसे कभी बर्बादी नहीं कहते। चेन सिंह भी दिल का बड़ा दरिया दिली इंसान था। जब फू ये ने खुद इतनी आत्मीयता दिखाई तो वह भला पीछे क्यों हटता। मर्दों की बात थी, बस मटके उठाओ और शुरू हो जाओ। दूसरी तरफ मुंह फुलाकर बैठी मासूम आयिंग को जब इस दुष्ट फू ये ने शराब नहीं छकने दी, तो उसने चुपके से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की लताएं बाहर निकाली। उसने धीरे से पीछे की कतार में रखे आखिरी 2 मटकों में अपनी लताओं को डुबोया और उस मीठे रस का मजा लेने लगी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई, लेकिन खुद उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसका सर धीरे धीरे घूमने लगा है। फूये और चेन सिंह दोनों में से किसी ने भी शराब का नशा उतारने के लिए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरकार उनकी रैंक पर पहुंचकर नशा न होना चुटकी बजाने का खेल था। लेकिन पीने के बाद दिमाग को जो बेफिक्र सुकून मिलता है, असली मजा तो उसी का था। दोनों भाइयों की पीने की महफिल देर रात तक जमती रही। देखते ही देखते दोनों 14-14 मटके पूरी तरह डकार गए। फू ये का सर हल्का सा चकरा रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने और चेन सिंह ने मिलकर सिर्फ 14-14 मटके ही पिए थे, तो फिर बाकी के 2 मटके खाली कैसे हो गए। लेकिन इस वक्त नशे की हालत में उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद नशे में झूमते हुए वह खुद ही गिनना भूल गया होगा। अपनी सोल पावर का थोड़ा सा इस्तेमाल करके फू ये ने अपने होश ठिकाने लगाए। इसके बाद उसने चेन सिंह को रेस्टोरेंट के एक गेस्ट रूम में आराम से सुला दिया और जाते जाते उसे एक छोटा सा तोहफा भी दे दिया, अपने सिस्टम से हासिल किया हुआ एक ज्ञान आत्म साक्षात्कार का अवसर। इसके बाद फूये आयिंग को टॉप फ्लोर पर बने अपने खास अपार्टमेंट में आ गया। यह घर बिल्कुल आधुनिक दुनिया के 3 BHK फ्लैट जैसा था। 3 कमरे, एक हॉल और एक बड़ा सा बालकनी। नशे में पूरी तरह सो चुकी आयिंग को दूसरे कमरे में आराम से लिटाने के बाद फू ये अपने मुख्य बेडरूम की तरफ बढ़ गया। ऐसा नहीं था कि वह कोई महान सन्यासी या शरीफ इंसान बनने का नाटक कर रहा था। बस बात इतनी थी कि किसी का फायदा उठाना उसे पसंद नहीं था। शराब के नशे में धुत होकर किसी लड़की की आबरू से खेलना फू ये की नजर में सबसे घटिया और शर्मनाक काम था। फूश ये अपने बिस्तर पर लेट गया। इस वक्त उसके दिलो दिमाग में अनगिनत विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। शुरुआत में ब्रह्मांड की सबसे अजेय और सर्वशक्तिमान ताकत पाने के बाद वह बेहद उत्साहित था, लेकिन वह यह भी जानता था कि ऐसी बेमिसाल ताकत आगे चलकर उसकी जिंदगी को एकदम खाली और बोरिंग बना देगी। इसलिए इस खालीपन को भरने के लिए उसे जिंदगी में कुछ न कुछ तो करना ही था। तो क्यों ना इस दुनिया की खूबसूरत हसीनों को अपना दीवाना बनाया जाए। आखिरकार उसके सिस्टम के पास एक कमाल का फीचर था, लड़कियों के अफेक्शन लेवल को लॉक कर देना ताकि उनका प्यार कभी कम ना हो। तो बस फुये ने अपना पहला छोटा सा लक्ष्य तय कर लिया, अपनी शख्सियत और अंदाज के दम पर डॉलो डालू की हर खूबसूरत हसीना का दिल जीतना। बस तय रहा, यही करेंगे। आधी रात को फू ये गहरी और सुकून भरी नींद में सो चुका था। तभी उसके कमरे का दरवाजा बहुत धीरे से खुला। नीले और सुनहरे रंग की फ्रॉक पहने आ यिंग अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की अनगिनत लताओं पर सवार होकर चुपचाप उसके कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें अभी भी शराब के नशे से छड़ी हुई थीं और उसके गालों पर गुलाबी लाली छाई हुई थी। लताओं के सहारे वह फू ये की रजाई के अंदर सरक गई और अपना छोटा सा सर फू ये के सीने पर टिका दिया। आ यिंग को फू ये के शरीर की खुशबू और गर्माहट बेहद पसंद आ रही थी। गहरी नींद में सो रहे फूये ने जैसे ही अपनी बाहों में उस नरम और गर्म एहसास को महसूस किया, उसने अनजाने में ही आ यिंग को अपनी छाती से और कसकर चिपका लिया। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई, मानो वह कोई बहुत ही खूबसूरत सपना देख रहा हो। दूसरी तरफ गेस्ट रूम में सोया हुआ चेन सिंह इस वक्त एक बेहद आध्यात्मिक और गहरी ध्यानावस्था में जा चुका था। इस अवस्था में कोई भी सोल मास्टर अपनी सीमाओं को लांघकर ज्ञान की परम ऊंचाइयों को छू सकता था। आत्म साक्षात्कार और ध्यान की इस अद्भुत अवस्था में कोई भी सोल मास्टर अपनी साधना के गूढ़ रहस्यों और अपनी सोल स्प्लिट की असली प्रकृति को गहराई से समझ सकता था। सोल मास्टर की दुनिया में एक मशहूर कहावत थी,
एक बार ध्यान में परम ज्ञान मिल जाने के बाद अगले 10 सालों तक साधना के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। ये एक ऐसा दुर्लभ अवसर था जो किसी सोल मास्टर को पूरी जिंदगी में शायद एक बार ही नसीब होता था। और अगर इस ध्यान में कोई विघ्न डाल दे तो इंसान की साधना हमेशा के लिए रुक सकती थी या उसकी ताकत भी घट सकती थी। अगली सुबह पूरब से सूरज की पहली किरणें उगीं और फूये धीरे धीरे अपनी नींद से जागा। शायद लंबे समय से इतनी सुकून भरी नींद न लेने की वजह से उसे लगा कि बीती रात उसकी नींद का स्तर वाकई शानदार रहा था। हाँ, बस सीने पर एक अजीब सा भारीपन जरूर महसूस हो रहा था, जैसे कोई सपना या भार ऊपर रखा हो। उसने अपनी आलसी आंखों को मला, बाहर निकल रहे सूरज को देखा और अपनी बाहों में मौजूद उस नरम नरम एहसास को और कसकर लपेटे हुए दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। रुको जरा, क्या मैं कल रात अकेले नहीं सोया था? ये ख्याल आते ही फूये की सुनहरी आंखें झटके से पूरी खुल गईं। उसने अपनी धुंधली आंखों को मलकते हुए ध्यान से देखा। नीले और सुनहरे रंग का एक खूबसूरत रूप उसके ठीक सामने मुस्कुरा रहा था। ये मेरे बिस्तर पर कैसे पहुंची? मैंने तो इसे दूसरे कमरे में सुलाया था ना। फू, ये अभी कल रात की यादों को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी आ यिंग की भी आंखें खुल गईं। उसने अपनी आलसी नीली आंखों को मला और फू ये को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर मासूमियत से बोली, फू ये, हम थोड़ी देर बाद उठेंगे ना? आ यिंग को अभी और सोना है। ये कहकर आ यिंग ने बिना किसी झिझक के दोबारा अपनी आंखें मूंद लीं और सोने लगी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे शायद सोने की मुद्रा थोड़ी असहज लगी, इसलिए उसने करवट बदल ली। और जैसे ही उसने करवट बदली, फू ये की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पल फू ये का चेहरा मारे अचरज और घबराहट के लाल हो गया। उस दिन न सिर्फ स्वॉर्ड डोलो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, बल्कि फू ये और आ यिंग भी पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं आए। लगभग 18 सालों तक अपनी पवित्रता और कुंवारेपन को संभाल कर रखने वाले फू ये ने आखिरकार अपनी जिंदगी का पहला अनुभव एक 100,000 साल पुरानी घास को दे दिया। इसके बारे में फू ये का बस एक ही रिएक्शन था, अद्भुत, अद्भुत। शाम ढलने वाली थी, लेकिन फू ये और एयन की यह दीवानगी और मोहब्बत थमी नहीं थी। एयन पूरी तरह बेसुध और निढाल होकर फू ये की छाती पर लेटी हुई थी और उसके मासूम व खूबसूरत चेहरे पर गुलाबी लाली छाई हुई थी। सच तो यह था कि एक सोल बीस्ट होने के नाते वह इंसानों के प्यार मोहब्बत को बहुत गहराई से नहीं समझती थी। वह तो बस इतना जानती थी कि फू ये बेहद खूबसूरत है, उसकी खुशबू में एक गजब का सम्मोहन है और वह इतना ताकतवर है कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून और सुरक्षा देता है। इसीलिए वह फू ये से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। आधी रात को वह फूये की बाहों में गहरी नींद सो रही थी। उसका दिल एक अजीब से संतोष से भरा हुआ था, मानो वह किसी गर्म अलाव के पास लेटी हो। फूये से मिलने से पहले सोल बीस्ट के रूप में बिताई उसकी पुरानी जिंदगी अब धुंध के गुब्बार की तरह पीछे छूट चुकी थी। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो होस्ट, आपने अयन का 100% अफेक्शन हासिल कर लिया है। अफेक्शन लेवल को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया है। एक और सुबह की शुरुआत हुई। फूये को आखिरकार समझ आया कि पुराने जमाने के राजा महाराजा सुबह की सभाएं क्यों छोड़ दिया करते थे। जब बाहों में ऐसी नाजुक और महकती हसीना हो तो किसी और काम में मन कैसे लग सकता था। बिस्तर पर पड़े पड़े ही उसने अपने सिस्टम का स्टोर खंगालना शुरू किया। सिस्टम स्टोर आइटम यिन यांग क्रिएशन ग्रास स्टॉक 99,999 असर। इसे खाने वाले का मार्शल सोल 100% एक लेवल ऊपर अपग्रेड हो जाएगा और भविष्य की साधना में कोई रुकावट नहीं आएगी। मुफ्त आइटम गॉड लेवल सेक्रेट ट्रेजर 100 से स्टॉक 9,99,999 असर। इसे पीने के बाद आप और भी ज्यादा मर्दाना, ताकतवर और बेमिसाल बन जाएंगे। आकार में थोड़ा और इजाफा होने की गुंजाइश है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मुफ्त आइटम रैंक 99 लिमिट डॉल्वो पपेट स्चूफन जारी स्टॉक 99,999 असर। सोनन शेष मसानवार वोरो 100% वफादार और आज्ञाकारी, बिना किसी अपनी सोच वाला लोहे का कठपुतली योद्धा जो किसी की भी परछाई में छुप सकता है। मुफ्त स्टोर खंगालते हुए फूये की नजर गॉड लेवल सेक्रेट ट्रेजर पर टिकी। उसे लगा कि यह तो बड़े काम की चीज है, ताकतवर बनाने के साथ साथ साइज भी बढ़ाएगा। हालांकि फू ये का साइज वैसे ही काफी विशाल था। आखिरकार कल अयन ने पूरे दिन इसका साक्षात अनुभव किया था और उसकी टांगें अभी तक हल्की हल्की कांप रही थीं। जो भी हो, पहले एक बोतल पीकर तरोताजा हो लेते हैं। फू ये ने बिना किसी झिझक के बाय पर क्लिक कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो होस्ट, आपने गॉड लेवल सेक्रेट ट्रेजर हासिल कर लिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो होस्ट, आपने गॉड लेवल सेक्रेट ट्रेजर सफलतापूर्वक खरीद लिया है। और घट घट घट, फूये ने पूरी बोतल एक ही सांस में गटक ली। पीते ही उसे अपने शरीर में ताकत और पौरुष की एक नई लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। लेकिन अयन की मौजूदा हालत देखकर साफ था कि वह अभी फू ये के साथ दोबारा रासलीला रचाने के काबिल नहीं थी। उसे आराम करने देना ही बेहतर था। वह तुरंत बिस्तर से उठा और कपड़े पहन लिए। अयन अभी भी गहरी और सुकून भरी नींद में सो रही थी। आखिरकार कल उसकी जिंदगी में पहली बार यह सब हुआ था, इसलिए अपने शरीर की थकान मिटाने के लिए उसे आराम की सख्त जरूरत थी। फू ये ने अपने सिस्टम स्टोर में मौजूद लिमिट डोलुओ पपेट्स की लिस्ट खोली और बिना देर किए एक कठपुतली खरीद ली। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो होस्ट, आपने रैंक 99 लिमिट डॉलवो पपेट खरीद ली है। फू ये की सोच खत्म होते ही अगले ही पल उसके सामने एक खौफनाक ब्लैक आर्मर पहना हुआ साया प्रकट हो गया। छन, कवच की कड़क आवाज के साथ वह साया तुरंत एक घुटने पर नीचे झुक गया। मालिक, उसकी आवाज एकदम सूखी, रूखी और बेजान थी। लेकिन फू ये ने सोचा कि बिना किसी अपनी सोच वाली कठपुतली से इंसानी भावना की उम्मीद करना बेवकूफी होगी। अयन की सुरक्षा में तैनात हो जाओ, ध्यान रहे उसे खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, फूये ने हुक्म दिया। फूये की बात पूरी होते ही वह काला कवच हवा में गायब हो गया और सीधे अयन की परछाई में समा गया। फूये ने अपनी असीम ताकत से भी ध्यान लगाकर देखा, लेकिन उसे
उस परछाई में किसी भी खतरे या इंसान का जरा सा भी सुराग नहीं मिला। हालांकि सिस्टम द्वारा दिए गए पपेट बीकन के जरिए वह जब चाहे उसकी सही लोकेशन जान सकता था। ये तो ऐसा था मानो फूये ने अयन को दुनिया का सबसे सेफ गार्ड और लाइव लोकेशन सिस्टम दे दिया हो। लेकिन फिर भी फूये का मन नहीं माना। अगर स्प्रिट हॉल का वह बूढ़ा क्वान दाओ ल्यू और क्लियर स्काई सेक्ट का तांग चेन मिलकर अध्ययन पर हमला कर दें तो खतरे को पहले ही रोक लेना चाहिए। सिस्टम नोटिफिकेशन। बधाई हो होस्ट, आपने 9 और रैंक 99 लिमिट डॉलो कठपुतलियां खरीद ली हैं। अपने सामने घुटनों पर झुके 9 ब्लैक आर्मर पपेट्स को देखकर फूये के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। तुम 9 के 9 अयन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालो। जब तक तुम जिंदा हो उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। जैसे ही वे 9 खौफनाक परछाइयों वाले आर्मर अयन की परछाई में समा गए, फूये के दिल को पूरी तरह तसल्ली मिल गई। आखिरकार अगर कोई उसकी अपनी औरत ना होती तो वह इतनी परवाह न करता। लेकिन अयन अब फूये की अपनी थी और उसकी सुरक्षा में कोई कमी छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। जहां तक स्प्रिट हॉल वापस लौटने का सवाल था तो फूये का फिलहाल वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह पिछले आधे साल से गायब था और स्प्रिट हॉल से किसी एक बंदे ने भी उसका हालचाल जानने के लिए छू तक नहीं की थी। ऐसे में फूये को भी उन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। फूये को स्प्रिट हॉल की इस उदासीनता से काफी निराशा हुई थी और जाहिर है इन सब का असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि यू शियाओगांग था। ब्लू डेविल टायरेंट ड्रैगन सेक्ट में फूये कदम जरूर रखेगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया था। रही बात क्लियर स्काई सेक्ट की तो यू शियाओगांग की तरह उनका भी हिसाब किताब वक्त आने पर चुकता किया जाएगा, देखते जाओ। लेकिन फूये के लिए सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसकी सीनियर बीबी डोंग का उसके प्रति प्यार और लगाव दिन ब दिन अपने आप बढ़ता ही जा रहा था। पहले यह 75% था, अगले ही दिन 80% हो गया और अब बढ़ते बढ़ते 89% तक पहुंच चुका था। 90% के जादुई आंकड़े से बस एक कदम दूर। फूये को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी बीबी डोंग से बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी। ये पूरी पहेली उसके दिमाग के परे थी। दूसरी तरफ स्प्रिट हॉल के सुप्रीम पोप पैलेस के तहखाने में बनी डार्क इंटरोगेशन चेंबर का नजारा बेहद खौफनाक था। बिबिदोंग के हाथ में एक कड़क लोहे की चाबुक थी। उसकी गहरी भूरी आंखें किसी जहरीले नाग की तरह सामने लोहे के फ्रम से बंधे हुए स्प्रिट हॉल के कई डिपार्टमेंट हेड्स पर टिकी हुई थी। उन सभी की चमड़ी चाबुक के वारों से उधड़ चुकी थी। पूरा शरीर खून से लथपथ था और मांस बाहर झांक रहा था। होली मेडन, रहम कीजिए, रहम कीजिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता, सच में नहीं पता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हुजूर, जान बख्श दीजिए। उनकी दर्दनाक चीखों, गिड़गिड़ाने और कराहने का बीबी डोंग पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। उसने शुरुआत से लेकर अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वह चाहती थी कि स्पिरिट हॉल के नमक हराम और गद्दार कुत्ते खुद अपनी जुबान से अपना जुर्म कबूल करें। तुम लोगों के पास 2 रास्ते हैं, या तो इसी तरह यहां चिल्लाते रहो और तड़प तड़प कर मरो, या फिर कल सुबह 9 बजे तक मुझे साफ साफ बताओ कि फूये के गायब होने की खबर को दबाने के लिए तुम लोगों को किसने रिश्वत दी थी। बेबी दोंग बेहद शातिर और होशियार थी। चियान शुंजी द्वारा दी गई फाइलों को देखते ही वह समझ गई थी कि फूये को किसने किडनैप किया और उसकी हत्या की साजिश रची, लेकिन उसके पास अभी ठोस सबूत नहीं थे। आखिरकार उस साजिशकर्ता का बाप ब्लू डेविल टायरेंट ड्रैगन सेक्ट का एक ताकतवर एल्डर था। उसे मारना तो आसान था, लेकिन उसका सेक्ट चुप नहीं बैठता। इसलिए बेबी दोंग को इन गद्दारों का मुंह खुलवाना ही था। रही बात स्प्रिट हॉल के बाकी उन सभी अफसरों की जिन्होंने रिश्वत ली थी, उनमें से एक-एक को फूये की कब्र के साथ जिंदा दफनाया जाएगा। ये सोचते ही बेबी दोंग के खूबसूरत लबों पर एक जहरीली और खौफनाक मुस्कान तैर गई। यू शियाओगांग, ओ यू शियाओगांग, दुआ करना कि तुम गलती से भी मेरे हाथों न चढ़ो, वरना मैं तुम्हें महसूस कराऊंगी कि जिंदगी और मौत की दहलीज पर पल पल तड़पने का असली मतलब क्या होता है। बेबी दोंग धीरे धीरे टॉर्चर रूम से बाहर निकल आई। उसने दरवाजे पर खड़े 2 पहरेदारों की तरफ देखा और उसकी आवाज में झड़ जैसी ठंडक थी। हर 15 मिनट में इन पर गाढ़ा नमक का पानी और तेजाब बारी बारी से छिड़कते रहना, और अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मेरे हुक्म में जरा भी ढील दी है तो तुम दोनों भी इन्हीं के साथ अंदर लोहे के फ्रेम पर लटके नजर आओगे। कमरे के बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स के माथे पर यह सुनते ही ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। हर 15 मिनट में नमक का पानी और तेजाब। बेबी दोंग के वहां से चले जाने के बाद दोनों गार्ड्स थर थर कांपते हुए टॉर्चर रूम के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर खून खराबे के आदी हो चुके इन 2 झल्लादों की भी रूह कांप गई। लोहे की जंजीरों से लटके हुए उन चारों अफसरों के शरीर पर 1 इंच भी सही सलामत चमड़ी नहीं बची थी। मांस के बड़े बड़े लोथड़े बाहर उधड़े हुए थे, जिसे देखकर दोनों गार्ड्स का सर चकराने लगा। भाई, अगर हम हर 15 मिनट में इस तरह नमक और तेजाब छिड़कते रहे तो ये लोग तो तड़प तड़प कर यहीं मर जाएंगे। तू बेवकूफ है क्या? इनके मरने या जीने से हमारा क्या लेना देना? हम तो छोटे कर्मचारी हैं, जैसा हुक्म मिला है वैसा चुपचाप कर। अपनी जान बचानी है तो दिमाग मत चला। बात तो सही है तेरा। टॉर्चर रूम से निकलकर बेबी दोंग धीरे धीरे पोप पैलेस के पीछे बने छोटे से खूबसूरत बगीचे में आ गई। ये उसकी पसंदीदा जगह थी। जब भी उसका दिल उदास होता या दिमाग अशांत होता, वह सुकून की तलाश में यहीं आया करती थी। ठंडे संगमरमर के बेंच पर टेक लगाकर बैठते हुए बेबी दोंग ने आसमान में चमकते अनगिनत सितारों की तरफ अपनी नजरें उठाईं। बीती यादें उसके दिमाग में कौंधने लगीं और उसकी आंखों के कोरों से गर्म आंसू छलककर बहने लगे। वह मन ही मन सोच रही थी, अगर वह स्पिरिट हॉल की होली मेडन न होती तो क्या वह बिना किसी रुकावट के फुये के साथ खुशी खुशी रह पाती? क्या तब भी ब्लू डेविल टायरेंट ड्रैगन सेक्ट के वह दरिंदे फुये को तड़पा तड़पा कर मार डालते?
आंसुओं ने उसकी आंखों के सामने धुंध पैदा कर दी थी, लेकिन उसकी पुतलियों में ब्लू डेविल टायरेंट ड्रैगन सेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ खौफनाक नफरत की आग जल रही थी। और युशियाओगांग, उस असली हत्यारे के लिए उसकी नफरत की कोई सीमा नहीं थी। अगर मेरे बस में होता तो मैं युशियाओगांग के शरीर की एक एक बोटियां अपने हाथों से छीलकर उसे जिंदा काटती। तुम सबको फू ये की मौत का हर्जाना अपनी जान देकर चुकाना होगा। बेबी दोंग के होंठों से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। उफ। लेकिन उसे कानों कान खबर नहीं थी कि बगीचे के अंधेरे कोने में छिपा हुआ क्वान शुनजी अंधेरे में खड़ा होकर यह पूरा मंजर देख रहा था। उसके दिल में आया, जो चला गया सो चला गया। इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। मुझे तो बस यही उम्मीद है कि मेरी यह शिष्या भविष्य में हमारे स्पिरिट हॉल की बागडोर संभालने के काबिल बन सके। लेकिन चियान शुनजी को क्या पता था कि इंसानों के लिए भले ही मरकर जिंदा होना नामुमकिन हो, पर हमारा हीरो फू ये तो मरा ही नहीं था। उधर फू ये अपने मन ही मन सिस्टम से चैट कर रहा था। हे सिस्टम, ये बताओ कि क्या मैं डुलो दलू पार्ट 1 के इस दौर में जमीन खोदकर सिल्वर ड्रैगन किंग गु युएना को बाहर निकाल सकता हूं? सिस्टम रेस्पॉन्स। होस्ट, ध्यान दें, ये सोल लैंड 2 या सोल लैंड 3 के कैरेक्टर्स या चीजें मौजूद नहीं हैं। इसलिए अगर आप पूरे स्टार डॉ फॉरेस्ट को उखाड़कर भी फेंक देंगे, तब भी डॉलो 2 के 10 ग्रेट बीस्ट्स या डॉलो 3 की गु युएना यहां नहीं मिलने वाले। सिस्टम की बात सुनकर फू ये को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन सच तो यह था कि 10 ग्रेट बीस्ट्स हो या ना हो, उसे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। चलो छोड़ो, पहले युक्सुआन चलते हैं और तांग हाओ की बहन तांग युए हुआ को अपनी दीवानी बनाते हैं। मेरे रेस्टोरेंट में आकर गुंडागर्दी करने का नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसे ही फूये की सोच पूरी हुई, उसके आसपास का नजारा पलक झपकते ही बदल गया। फूये सीधे तियांडो रॉयल सिटी की एक बेहद खूबसूरत, साफ सुथरी और आलीशान सड़क पर आ खड़ा हुआ। उसके सामने एक लाल रंग का विशाल बोर्ड टंगा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, युक्सुआन, द नोबल एकेडमी। सच कहा जाए तो फूये का पाला कभी इन शाही घराने के रईसों और नवाबों से नहीं पड़ा था। पुरानी जिंदगी में वह रोज सिर्फ कल्टीवेशन में बिजी रहता था, या कभी कभार दोस्तों को दावत दे दी, चाय पी ली या पक्षी टहला लिए। उसने पहले तांग युए हुआ को दूर से एक दो बार देखा जरूर था, लेकिन वे एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। चूंकि फू ये का चेहरा किसी देवता की तरह खूबसूरत था और उसकी शख्सियत में एक शाही आकर्षण था, इसलिए युक्सुआन के दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्डों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वे उसे रोकें या कोई सवाल पूछें। उन्होंने बिना किसी रुकावट के उसे सीधे अंदर जाने दिया। इस पर फू ये मन ही मन मुस्कुराया। हैंडसम होने का भी अपना ही मजा है। बंदा जहां जाता है वहीं वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। युक्सुआन के अंदर कदम रखते ही फू ये की आंखें चकाचौंध हो गईं। सुनहरी रंगत वाली दीवारें शाही ठाट बाट का एहसास करा रही थीं। आंगन में बेहद खूबसूरत बैंगनी रंग के फूल खिले हुए थे और हल्के भूरे रंग की लकड़ी की गलियारें इतनी साफ थीं कि एक तिनका तक नहीं दिख रहा था। बनावटी पहाड़ियों से गिरते पानी के झरने को देखकर फू ये का दिल एकदम शांत हो गया। अंदर कई अमीर जदे और शाही छात्र आराम आराम से अपनी क्लासों की तरफ बढ़ रहे थे। फू ये भी उनके पीछे पीछे चलता हुआ एक बहुत बड़े, चमकदार और आलीशान क्लासरूम में पहुंच गया। फूये को देखते ही क्लास के लड़के लड़कियां सन्न रह गए। अरे भाई, तुम किस घराने से हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहां। माय गॉड भाई, तुम्हारी ये गुड लुक्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है। हैंडसम भैया, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूं? वाह भैया, क्या मैं आपका फू ये की इस अचानक एंट्री ने क्लासरूम के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन उसने उन अमीरजादों और लड़कियों की बातों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य एकदम साफ था, तांग हावो की बहन तांग युए हुआ का दिल जीतना। उसे अच्छी तरह याद था कि ओरिजिनल कहानी में तांग युए हुआ अपने ही भाई तांग हाओ से एक अजीब सा दिली लगाव रखती थी। भले ही तांग युए हुआ खुद इस बारे में कुछ भी सोचती हो, लेकिन फू ये को लगा कि उसकी इस सोच को एक सामान्य इंसान की तरह सही रास्ते पर लाना बेहद जरूरी है। आखिरकार भाई बहन के बीच ऐसी भावनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती थीं। टेबल पर रखे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, संगीत के उपकरणों को देखकर फू ये समझ गया कि यह जिधर की क्लास है। उसने बिना देर किए मन ही मन अपना सिस्टम स्टोर खोल लिया। सिस्टम स्टोर, आइटम ग्रैंड परफेक्शन, जिदर स्किल्स, स्टॉक 99,999, कीमत शून्य मुफ्त, एक बार में एक आइटम और सुमन। सिस्टम नोटिफिकेशन, वो की में बधाई हो होस्ट, आपने ग्रैंड परफेक्शन जितर स्किल्स हासिल कर ली है। आपकी संगीत कला और महारत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जैसे ही संगीत का अनंत ज्ञान और महारत फूये के दिमाग में समाये, उसने धीरे से टेबल पर रखी एंशिएंट जाइटर पर अपनी उंगलियां फेरी। उसे एक अजीब सी जानी पहचानी अनुभूति हुई, मानो वह दशकों से संगीत की साधना करता आ रहा हो। ओए नए लड़के, तुम यहां नए आए हो, पता नहीं तुम्हारी संगीत कला कैसी है। जब तक युए हुआ मैडम नहीं आ जाती, तब तक क्यों ना हम दोनों संगीत में एक मुकाबला कर लें। तभी एक घमंडी लड़के की आवाज गूंजी। फूये की भौहें हल्की सी तन गईं। चलो, आखिरकार पंगा लेने वाला आ ही गया। फूये ने क्लास में कदम रखते ही साफ महसूस कर लिया था कि 7-8 जलन भरे जोड़े चश्मेबद उसे घूर रहे थे। लेकिन अगर यह बंदा उससे जितर स्किल्स में मुकाबला करना चाहता था, तो सच में उसने सीधे लोहे की चट्टान पर अपना सिर दे मारा था। तो बताइए जनाब, मुकाबला किस तरह करना चाहते हैं? फूये किसी के उकसावे पर जरा भी नहीं भड़का। आखिरकार उसकी ऐसी तिलिस्म सी शक्लो सूरत और बेमिसाल अंदाज देखकर इन रईस सजादों को जलन ना हो, यही अजूबा होता। खुद की बनाई धुनों का मुकाबला कैसा रहेगा? हार जीत का फैसला हमारी इस क्लास के बाकी साथी करेंगे। सामने वाला लड़का अपनी कला पर बेहद मगरूर दिख रहा था। फू ये पहले तो यह सुनकर थोड़ा चौंका, फिर उसकी आंखों में उस लड़के के लिए तरस और बेवकूफी का भाव तैर गया। स्वरचित धुन, क्या फू ये को कोई नई धुन बनाने की जरूरत भी थी?
उसकी यादों में तो मॉडर्न वर्ल्ड के ऐसे ऐसे अद्भुत और कालजयी संगीत के खजाने भरे पड़े थे, जिनमें से कोई एक भी अगर छेड़ दिया जाए तो इन लोगों की पूरी दुनिया पूरा 1 साल तक सन्न रह जाएगी। उधर उस लड़के ने जब फू ये का यह हाव भाव देखा तो उसे लगा कि फू ये डर गया है, लेकिन इससे पहले कि वह ताना मारता या मजाक उड़ाता, फू ये ने सहजता से सिर हिला दिया। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने तो सोच भी लिया है कि मैं कौन सी धुन बजाऊंगा। तुम पहले शुरुआत करोगे या मैं? अरे ओ लड़के, बड़े चौड़े हो रहे हो। ठीक है, पहले मैं ही बजाता हूँ, जरा देखना कि मैं तुम्हें कैसे धूल चटाता हूँ। फू ये मन ही मन हंस पड़ा। लो, ये तो इतने में ही भड़क गया, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं, फिर इतना उबल क्यों रहा है? मेरी इस स्वरचित धुन का नाम है स्मृति। इसे तराशने में मुझे पूरा 1 महीना लगा है। वह लड़का फूये को एक जहरीली और क्रूर मुस्कान से घूर रहा था। वह फूये के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव देखना चाहता था, लेकिन अफसोस फूये ने उसे सीधी नजर से देखना तक मुनासिब नहीं समझा। वह तो बस अपनी एंशियंट जाइटर को निहारते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। देखो तो सही, ये फिर चिढ़ गया। नाम के लिए युक्सुआन का छात्र बना फिरता है और अपने गुस्से पर रत्ती भर भी काबू नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो यहां आकर अपने बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। तुम बजाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फू ये की इस बेफिक्र और हल्की सी बात ने उस लड़के का ब्लड प्रेशर एक झटके में आसमान पर पहुंचा दिया। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत आत्मनियंत्रण बाकी था, वरना फू ये इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता था कि वह आज इस क्लासरूम के दरवाजे से सही सलामत बाहर निकल पाता या नहीं। टंग टंग, झन झन झन, उस लड़के की उंगलियां गुजेंग के तारों पर थिरकने लगीं और संगीत गूंज उठा।